नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बटनेर पोस्ट के साथ। मैं हूं गोपाल झा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कभी भैरव सिंह जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था। भैरव सिंह शेखावत जो एक अजय योद्धा की तरह राजनीति करते रहे और गैर कांग्रेसी सरकार के एक प्रणेता के रूप में उभर कर आए थे। और उस वक्त जब कांग्रेस का दौर था तब भैरव सिंह शेखावत का अपना एक रुतबा था, अपना एक नाम रहा। वो उपराष्ट्रपति पद तक पहुँचे, लेकिन जिस पार्टी को कभी उनके नाम से जाना जाता था, उनके परिवार में आज कौन क्या कर रहा है, इसी बात पर आज हम चर्चा करने हमारे साथ हैं पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के नाती अभिमन्यु सिंह राजवी, जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है और बहुत ही चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और निर्भीकता से, साफगोई से अपनी बात कहते हैं, जो खुद राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीति से ज़्यादा अगर हम बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता की तरह वो अपनी छवि निखार रहे हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और पहली बार हम लोग मिल रहे हैं इस कार्यक्रम में। आजकल आप खास क्या कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, खास तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बस वो कर रहे हैं। अब वो खास है या नहीं है, ये आप लोगों के ऊपर है। वही हम जानना चाहेंगे, कर क्या रहे हैं। मैं एक उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जिसे हमारे परिवार ने परिवारवाद के विरुद्ध खड़ा किया था। तो इसीलिए उस परिवार के संस्थापक, उस पार्टी के संस्थापक परिवार से होने के बावजूद उस पार्टी का एक बहुत ही गौरवान्वित कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अभी काम कर रहा हूँ और उसी में मैं आई थिंक संतुष्ट भी हूँ। ये कहा जाता है कि जैसे अब पिछली बार जैसे पिताजी के चुनाव में आपने पूरी बागडोर संभाली थी और अब कहा जा रहा है कि नहीं, अब बारी है कि बिल्कुल अभिमन्यु सिंह राजवी खुद मैदान में उतरें और 2023 में चुनाव है, तो क्या रणनीति है, क्या इच्छा है। देखिए, पार्टी के द्वारा 2018 में भी एक बहुत कम उम्र में मेरे को कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उस समय भी पार्टी में ये अंतिम निर्णय रहा कि पिताजी चुनाव लड़ें और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जिस प्रकार वो नेतृत्व कर सकते थे एक विपक्ष की सरकार में, आई थिंक मैं कभी नहीं कर पाता। तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि पार्टी ने वो निर्णय लिया और यही मैं मानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी, भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व निर्णय लेगा वो बिल्कुल सही है। अगर पार्टी का नेतृत्व ये कहता है कि मुझे लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, अगर वो कहते हैं पिताजी को लड़ना है या वो कहें कि आपको अभी सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, ये निर्णय मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है। अभिमन्यु जी, मैं सोशल मीडिया पे आपको देखता हूँ कई बार और जिस तरह से पोस्ट आप लिखते हैं और बड़े राजनीतिक अगर हट के देखें जिस तरह से परिपक्वता नज़र आती है, खासतौर पे मैं बात करूँ आपकी, मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं करता क्योंकि मैं तो, मेरी तो भूमिका भी आलोचक की है, मैं आलोचना ज़्यादा करता हूँ। लेकिन आपकी पोस्ट, आपकी जो गतिविधि है वो हमारे जैसे लोगों को प्रभावित करती है और मैं खुले तौर पर ये बात कहता हूँ। तो इतनी परिपक्वता कहाँ से आ गई अचानक आप में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा, एक आलोचक अगर दो शब्द प्रशंसा के कहते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, तो आपका उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं मानता हूँ कि जब बचपन से ही सत्ता का आना और जाना दोनों देख लेते हैं और जो सत्ता के आने से लोग बदलते हैं, सत्ता के जाने से वो लोग पीठ दिखा देते हैं, ये चीज़ जब बचपन में ही कोई देख लेता है तो उसके बाद में सत्ता का नशा नहीं चढ़ता। और इससे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि मेरे स्वर्गवासी नाना नानी ने जिस तरह से हमें बड़ा किया, जिस तरह से पाला, उसमें हमारे को कभी भी सत्ता का, राजनीति का, इसका नशा नहीं होने दिया। और दूसरी बात, राजनीति में मैं उस समय आया जब आदरणीय शेखावत साहब का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद आने के बाद में मैंने एक साधारण कार्यकर्ता की तरह छोटे नीचे स्तर पे जब काम किया, शायद उसके कारण मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर अगर आप जो कुछ भी खूबी है तो इस कारण ही आ पाई है, मैं यही मानता हूँ। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि एक समय था जब राजस्थान में, और खैर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब छोटा था और बिहार में रहता था तो उस वक्त राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग भैरव सिंह जनता पार्टी, क्योंकि एक शब्द राज था उनका और उनकी वजह से भाजपा फल फूल रही थी सारा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर मैं आपसे ये कहूँ, क्योंकि मैंने कहा कि आप परिपक्व राजनीति करते हैं, तो दोनों में कितना अंतर लग रहा है आपको। जी, अंतर तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है क्योंकि समय के साथ में परिवर्तन हर पार्टी में आता है, वही भारतीय जनता पार्टी में भी आया है। आदरणीय शेखावत साहब की जब बात करें, जब वो उनका नेतृत्व था तब पार्टी अंकुरित हो रही थी, तब पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हमें 10-15 सीटें आती, 30 सीटें आती थी राजस्थान में। और आज का वो समय जब हम 163 का रिकॉर्ड ऑलरेडी हम पार कर चुके हैं, तो नेचुरली जब वो पार्टी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती, और आज की वो पार्टी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसका सत्ता से जाना बहुत बड़ा एक चमत्कार है, उसमें बहुत अंतर आता है। तो शायद वही अंतर इन पार्टी में इसमें आया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि राजनीतिक गिरावट जितनी हर राजनीतिक दल में आई है,
कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर संस्कारों का, संघ के संस्कार हैं या जो भी संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण हमारी पार्टी में उस उतनी तेज़ी से शायद निम्नता की ओर हम नहीं गए जितनी बाकी पार्टियां गई हैं, और इस बात को मैं खुद महसूस भी करता हूँ। लेकिन 2023 की अगर बात करें तो चुनाव नज़दीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आपसी कलह है, बहुत चरम पर है और कर लगभग दर्जन भर तो सीएम के दावेदार हो गए, चेहरे हो गए हैं। तो इस समस्या के बावजूद पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? कारण और निवारण दोनों पे मैं चाहूँगा कि अपनी बात रखें। आ, कारण जैसे मैंने आपको स्पष्ट बताया, जैसे आपसे भी आग्रह किया कि सबको पता है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, इसीलिए शायद हमारे यहाँ दावेदारों की संख्या भी बढ़ रही है जैसा आप लोग फरमा रहे हैं। लेकिन निवारण में यही मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज ये सौभाग्य मान लीजिए कि एक कार्यकर्ता खुद को प्रोजेक्ट करने का या आगे बढ़ने का एक रास्ता देख रहा है। ये सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज भी है, और मैं इसका फ़ायदा मानता हूँ। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो आज अलग अलग दिशाओं में, आज हमारे कोई केंद्रीय मंत्री मेवाड़ में हैं तो हमारे नेता प्रतिपक्ष मारवाड़ के अंदर होते हैं, नहरी क्षेत्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दौरा कर रहे होते हैं, उसी समय हाड़ौती में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी दौरा कर रही होती हैं। तो आज हमारे यहाँ इतने नेता हैं, इतना नेतृत्व है, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी पार्टी को मिल रहा है। और कांग्रेस के अंदर देखें तो जब तक अशोक गहलोत साहब हैं तब तक मेरे हिसाब से अब तो कोई दूसरा आदमी सपने भी नहीं देख सकता कि वो नेतृत्व कर सकता है। जैसा कि सचिन पायलट साहब ने करके देख लिया, सीपी जोशी साहब ने करके देख लिया, उनसे पहले परसराम जी मदेरणा साहब ने करके देख लिया। तो मुख्यमंत्री के अलग अलग दावेदार होना इस चीज़ का परिचायक है कि आपके पास में खूब सारे बड़े नेता भी हैं जो आगे बढ़ने का स्कोप भी रखते हैं। और दूसरी ओर वो पार्टी है जिसमें कोई अभी नेतृत्व करने को तैयार इसलिए नहीं है कि पता है कि एक व्यक्ति हैं जो एक परिवार के बहुत बड़े कृपा पात्र हैं, और वो जब तक बैठे हैं तब तक उनके सामने जो नज़र उठाएगा उसका दमन कर दिया जाएगा। तो आई थिंक ये डेमोक्रेटिकली जो भी बीजेपी में हो रहा है वो सही है। कहा जाता है आमतौर पर जब आपके चहेतों से बात होती है, जो आपको चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि साहब अभिमन्यु सिंह राजवी में भैरव सिंह शेखावत का अक्स नज़र आता है, उनकी कार्यशैली कई बार। आपने भी लंबे अरसे तक उनके साथ रह के जैसे आपने कहा कि सब कुछ आपने देखा, कई दौर को सीखा है काफ़ी कुछ। अगर मैं सीधा-सा सवाल ये करूँ कि भैरव सिंह शेखावत की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या थी, जो आपको आकर्षित करती है आज भी कि नहीं मुझे भी ऐसा ही करना है और आप करने की कोशिश भी कर रहे हैं? मैं यही कहूँगा झा साहब कि उनकी विशेषताएं तो आज भी हर दिन नई नई विशेषता हमें पता चलती है। परसों कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें बिछड़े हुए 12 साल हो जाएंगे हम सबको छोड़े हुए। लेकिन इन 12 साल में उनका नाम कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। लोगों के उनके व्यक्तित्व के प्रति, उनके के प्रति, उनकी कहानियों के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। और आज भी हर गांव में, राजस्थान के 11,000 पंचायतें हैं, ना जाने कितने हज़ारों गांव हैं, उन गांवों में उनका सम्मान से नाम लिया जाता है। तो मैं मानता हूँ विशेषता यही आज जो हर दिन उनकी नई विशेषता मिल रही है, इससे बड़ी विशेषता मैं कुछ नहीं समझ सकता। चलिए लीक से हट के एक बात कहूँगा कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं आप और रोज़ाना आपकी पोस्ट कहीं न कहीं अलग-अलग विषयों पर आती रहती है। लेकिन यूथ जो है वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा देखा जाए तो एक बहुत मतलब सबकी बात नहीं करता, लेकिन एक बड़ा तबका है यूथ का जो इसका दुरुपयोग करता है। कॉपी पेस्ट का ज़माना आ गया है, जिसके पास खुद नहीं लिखना है और अनर्गल बातें करना ये वो। तो जो इस तरह के यूथ के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इनफैक्ट राजनीति से ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दुरुपयोग अगर किया जा रहा है तो जाति और धार्मिक वैमनस्य को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें से एक कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति होता है, वो झूठी प्रोफाइल बनाता है अलग नाम से। मान लीजिए कि अगर अपन देखें तो दलित की प्रोफाइल बना के वो सवर्ण को गाली देगा, सवर्ण की प्रोफाइल बना के जाट को गाली देगा, जाट की प्रोफाइल बना के मुस्लिम को गाली देगा। इस तरह की जो बातें हैं, इससे मुझे लग रहा है कि हम बचपन में सोचते थे कि हम जब तक बड़े होंगे तब तक जातिवाद समाप्ति की ओर होगा, और आज मुझे लग रहा है कि जितना नकारात्मक जातिवाद हमारी पीढ़ी देख रही है, उतना हमारे से बड़ी वाली पीढ़ियों ने कभी नहीं देखा। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसके लिए सरकार बहुत प्रयासरत भी है, लेकिन उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा आने वाले कुछ 5-7 साल के बाद में ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा, और इससे बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये मैं खुद महसूस करता हूँ। राजनीति में आजकल एक द्वंद्व चल रहा है, बुजुर्ग बनाम युवा। आप क्या कहते हैं? जो बुजुर्ग होकर भी युवा हैं उनको तो राजनीति में हमेशा बने रहना चाहिए, लेकिन जो युवा होकर भी बुजुर्ग हो चुके हैं उनको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, मैं ये मानता हूँ। कई ऐसे नेता हैं, अभी आपको आज इंटरव्यू चल रहा है तो मैं
एक राजनेता का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा। कल हमने देखा 2-3 दिन पहले उन्हें उदयपुर से पुलिस ला रही थी, तो गाड़ी से उतर के दौड़ने लगे और पीछे पुलिस वाले हांफते रह गए उनको दौड़ते हुए। तो ऐसे युवा तो राजनीति में कभी बुजुर्ग हो नहीं सकते। और कुछ ऐसे युवा भी हैं जिनके विचार अभी भी बहुत बुजुर्गों वाले हैं। बुजुर्ग से मेरा मतलब ये है कि उनके विचार बहुत अ, आदि अनादि काल के हो रहे हैं। तो उनका राजनीति में नहीं आया तो शायद राजनीति का ही फायदा होगा। और एक सवाल थोड़ा रोचक है और इसका जवाब काफ़ी मायने रखेगा कि राजस्थान की राजनीति में आप अपना किस तरह भविष्य देख रहे हैं? राजस्थान की राजनीति में मैं जितना आज देख सकता हूँ, अपना भविष्य के बारे में मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं भविष्य में जो राजनीतिक दल, भविष्य जिसका बहुत उज्जवल है, मैं उसी दल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अगर दल का भविष्य उज्जवल होगा तो कहीं ना कहीं हम जैसे कार्यकर्ताओं का भी आशा करते हैं कि उज्जवल ही होना चाहिए। और आखिरी सवाल, चूँकि आप युवा हैं और युवाओं के लिए काम भी करते हैं, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे, आप संदेश देना चाहेंगे? मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही जो मानता हूँ वो यह है कि अभी सबसे ज़्यादा युवाओं को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी राजनीति हो वो उनके गृह क्षेत्र के विकास की ओर केंद्रित हो, और सबसे ज़्यादा रोज़गार के लिए, रोज़गार के साथ साथ जो हम लोग करते आ रहे हैं, जैसे अगर हम नहरी क्षेत्र की बात करें, हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ किसानी को, हम खेती को कैसे फ़ायदेमंद बना सकते हैं, ये देखने की बहुत आवश्यकता है कि हम अपने खेत बेच बेच के बॉम्बे या दिल्ली के अंदर जाके एक फ्लैट लेके वहाँ जाएं और वहाँ नौकरी करें। ऐसा जीवन ना आए। राजनीति ऐसी करिए, आप उस राजनीतिज्ञों को आप फोर्स करिए कि वो उस ओर ध्यान दें, ताकि जो हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा गृह क्षेत्र कमज़ोर ना पड़ जाए। हमारे गांव खाली हो रहे हैं, युवा आजकल गांव में ना रह सकते हैं, उनको अपना रोज़गार चलाने के लिए शहरों में जाना पड़ रहा है, अपने घरों से दूर जाना पड़ रहा है, गाँव की ज़मीनें बेचनी पड़ रही हैं। जाति की राजनीति या कौन सा राजनेता अच्छी अंग्रेजी बोलता है या कौन सा राजनेता मिलने में ज़्यादा आसान है, कौन हमारी सभामणि में बैठक में आता है, इसके ओर ध्यान देने की जगह अगर इस बात पर ध्यान देके राजनीति को आप केंद्रित करेंगे तो ही इस देश का फ़ायदा है। नहीं तो कुछ दिनों में इस देश के साथ वो होने वाला है जो हम सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ी बात कह दी, कुछ समय के बाद ऐसा होने वाला है जो हम सोच नहीं सकते, और इसका इशारा आप समझ सकते हैं, खासतौर पर अगर मैं यूथ की बात करूं। और अच्छी बात है कि अभिमन्यु सिंह राजवी ने बहुत साफगोई से हर सवाल का ईमानदारी से अपनी बात कही है, अपने जवाब दिया है। आप हमारे साथ आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।